तो आज हम स्टार्ट करने जाते हैं टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, बहुत टाइम लग गया। लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है कि इफ़ टू और मोर रिएक्टेंट आर देयर एंड amount of each reactant is given, then apply limiting reagent। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्वेश्चन में आपको टू और मोर देन टू रिएक्टेंट दे रखे हैं, गिवन हो, ठीक है, और उनका मतलब टू और मोर देन टू रिएक्टेंट आर गिवन, और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट भी हमें गिवन है, तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट को अप्लाई करना है, ठीक है। खाली ये रिएजेंट पे ही अप्लाइड होगा, ठीक है। रिएजेंट प्रोडक्ट आप समझते होंगे। अब जैसे रिएक्शन है, ये रिएक्शन है 2A प्लस 3B विल फॉर्म 4C, ठीक है। जो 2A है, 2A का अमाउंट दे रखा है 10 मोल, 3B का अमाउंट दे रखा है 12 मोल, ठीक है। और 4C का हमें पता नहीं है, 4C का हमें नहीं पता, तो हमें फाइंड करना है। इसमें अब हमें देखिए, दो रिएजेंट दे रखा है और दोनों का अमाउंट दे रखा है। अब हमें प्रोडक्ट का वो क्वांटिटी निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले ये समझना पड़ेगा कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है? जो जल्दी फास्ट ख़त्म होता है। जो जल्दी ख़त्म होगा ना, वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। तो एक चीज़ ये देख लीजिए, पहले समझो हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट रेशियो। लिमिटिंग रिएजेंट का रेशियो निकालेंगे तब जाके हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता लगेगा। कैसे निकालेंगे रेशियो? कि मोल अपॉन में स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, मोल अपॉन में स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो उससे हमें रेशियो आ जाएगा। जैसे ए है, ए में ए का मोल कितना दे रखा था? 10 मोल, और उस पर स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, 10/2 कितना होता है? 5। और बी का वैसे 12 मोल दे रखा है और उसमें कितना कोफिशिएंट है? 3, 12/3 4। तो कम कौन सा? बी आया 4। तो ये बी जल्दी ख़त्म होगा, ठीक है। तो बी जो होगा हमारा क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। बी लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ओके। तो ये बी आ गया हमारा 4। अब ये ध्यान रखना 4 आया है, ओके। अब हम यहाँ देखते हैं, तो इसमें हमारा बी 4 आया था, तो 4 2 ज़ा 8, ठीक है। जो 4 आया था, 4 को स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 10, सॉरी 10 माइनस 8, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 और 10 मोल को उसके लिमिटिंग रिएजेंट के उससे मल्टीप्लाई कर दो। 10 माइनस 8 2 मोल, ये हमारा क्या है? 2 मोल रिमेनिंग बचा, ठीक है। और लिमिटिंग रिएजेंट था, लिमिटिंग रिएजेंट मैंने बताया था जो जल्दी खत्म हो जाता है, तो लिमिटिंग रिएजेंट वो खत्म हो जाएगा, तो वो 0 है, 0 मोल। और 4C 4 होता, 4 इंटू में स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 4 16, 4 4 जा 16। अब ये जो मैंने समझाया उसको यहाँ पे भी समझ लो आप। जैसे बी पे स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 3, ठीक है। 3B जो है वो 2A से रिएक्ट कर रहा है, और 3B जो है आपका 3B जो है वो 4C से रिएक्ट कर रहा है। तो उसी हिसाब से जब ऐसा है तो 12 मोल बी जो है वो कितने से रिएक्ट करेगा? कैसे निकालेंगे? पहले हमने एक का निकाल दिया, 2/3 इंटू में 12, ठीक है। तो 4 4 2 8, 8 आ गया। 8 मोल जो है 12 मोल से रिएक्ट कर रहा है। तो हमने ये जो 2 आया ना, रिमेनिंग आया है, ओके। और ये ख़त्म हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसलिए 0 लिखा हुआ है। उसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे 3 जो है 3B 4C से रिएक्ट कर रहा है, तो उसी तरह से 12B जो है कितने से रिएक्ट करेगा? ये इक्वेशन लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 8 मोल A, 5 मोल B और 15 मोल C जो है, ये तीनों की तीनों आर रिएक्टिंग एज पर फॉलोइंग रिएक्शन। वो तीनों के तीनों रिएक्ट कर रहे हैं एज पर द फॉलोइंग रिएक्शन, देन फाइंड मोल्स ऑफ वेरियस स्पीसीज प्रेजेंट आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। मोल्स ऑफ वेरियस स्पीसीज हमें निकालना पड़ेगा, सभी स्पीसीज का मोल आफ्टर रिएक्शन के बाद, आफ्टर रिएक्शन सबके मोल निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि 2A प्लस B प्लस 3C
2a+b+3c जो है क्या फॉर्म करेगा 5d। 2a+b+3c 5d फॉर्म करेगा, ठीक है। और इसका हमें क्वेश्चन में कितना ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें हमें सबकी क्वांटिटी भी दे रखी है, अमाउंट 2a जो है 8 मोल है, b जो है 5 मोल है, c जो है 15 मोल है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा, ये इनिशियली है, अभी इनिशियली इतने इतने मोल जो है रिएक्ट कर रहे हैं और डी बना रहे हैं। अब आफ्टर रिएक्शन अगर हम देखें, इनिशियल का हमने बताया, ठीक है। अब आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, आफ्टर रिएक्शन पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे, रेशियो से। रेशियो मैंने बताया था कि मोल को उसके स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो। जैसे 8/2 कितना होगा 4, 8/2 कितना होगा, रुको और करो, ये है 8/2, वेट 8/2 कितना होगा 4, और ये 5/1 कितना होगा 5। उसी तरह से यहाँ पे 15/3 कितना होगा, ये भी होगा 5। तो सबसे कम कौन सा है, ए वाला, मतलब 4 आया है। तो ये क्या हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, LR लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ठीक है। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसका मतलब क्या होता है, जो जल्दी ख़त्म हो जाए रिएक्शन के बाद, रिएक्शन के बाद ये जल्दी ख़त्म हो गया, इसलिए 0 मोल, ठीक है। और ये लिमिटिंग रिएजेंट ये कितना था 4, 4 को स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 होता है, ठीक है। स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 1 है ना, बी का, तो 4 1 जा 4, तो 5 - 4 कितना हो गया 1 मोल, ठीक है। और क्या होगा कि 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो 15 - 12 कितना होगा 3 मोल, ठीक है। और क्या है कि 4 इंटू में स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 5, 4 इंटू 5 कितना, तो 20 मोल, ठीक है। ये आफ्टर रिएक्शन हमने सबके मोल निकाल लिए, ओके, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच वाटर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 10 ग्राम H2 एंड 64 ग्राम O2, ठीक है। हाउ मच वाटर फॉर्म फ्रॉम 10 ग्राम H2 और 64 ग्राम O2 से कितना पानी फॉर्म होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे जैसे रिएक्शन है 2H2 + O2 विल फॉर्म 2H2O, ठीक है। H2 जो है 10 ग्राम दे रखा है क्वेश्चन में, O2 हमारा 64 ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो हाउ मच वाटर फॉर्म, इन दोनों से कितना पानी फॉर्म होगा, तो कैसे निकालेंगे। इसमें भी जैसे हमें दोनों रिएजेंट दे रखे हैं, 2 रिएजेंट है, ठीक है, दोनों के अमाउंट दे रखे हैं। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोल। सबसे पहले याद रखना मोल, हमने बताया भी था स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट में पहले कि मोल में जो है, मोल के में स्टिचोमेट्री अप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है, पहले LR भी पता करना पड़ेगा हमें। नहीं वो सब सॉरी नहीं पता करना, देखिए कैसे सॉल्व करा है। 10 है, जैसे मोल निकालेंगे तो गिवन वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट करेंगे तो 5 मोल आ गया। ये गिवन वेट 64 है और मोलिकुलर वेट कितना होगा 16 2 32, 64 अपॉन 32 कितना होगा 2 मोल, ये 2 मोल आ गया, ठीक है। और तो जब मोल अपॉन में स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट 5/2 करेंगे कितना आएगा 2.5, और ये 2 अपॉन में 1 करेंगे तो 2, ये 2.5 है, ये 2 है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ठीक है। जैसे ये 5 है, 5/2 हमने करा तो 2.5 आ गया, और ये 2/1 स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है ना, तो 1 2 आ गया, तो ये सबसे छोटा हुआ ना O2 सबसे छोटा रेशियो है, तो ये LR हुआ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ तो फिर ये 2 हो गया, तो इसको 2 × 2 होगा ना, 2 2 जा 4, ये 4 मोल आ गया। 4 मोल इंटू में मोलिकुलर वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा गिवन वेट, मतलब 72, 4 इंटू में 18 ग्राम, जो कि मोलिकुलर वेट है उसका 72, गिवन वेट हमारा आ गया, ओके। अमाउंट ऑफ वाटर आ गया आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि 1 ग्राम Mg रिएक्ट विथ
0.56 ग्राम O2, ठीक है। देन फाइंड वेट ऑफ, वेट किसका निकालना है, फाइंड वेट ऑफ एक्सिस रिएजेंट लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन, ठीक है, एक्सिस रिएजेंट लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 ग्राम mg जो है 0.56 ग्राम O2 से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। देन फाइंड वेट ऑफ एक्सिस रिएजेंट लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद जो एक्सिस रिएजेंट बचा उसका वेट हमें बताना है। तो इसमें भी वही है, क्या लिमिटिंग रिएजेंट लगाएंगे, क्या है 2 mg प्लस O2 विल फॉर्म 2 MgO, ठीक है। 2 mg प्लस O2 विल फॉर्म 2 MgO, ये रिएक्शन है, ठीक है। अब रिएक्शन हमने कर दिया, तो अब ये रिएक्शन किया, तो अब हमें मोल निकालना पड़ेगा। मोल कैसे निकालेंगे, गिवन वेट, वेट हमें 1 ग्राम रखा, 1 अपॉन में मोलिकुलर वेट कितना 24, 1 अपॉन में 24, ये मोल आ गया। O2 का जैसे गिवन वेट कितना रखा है 0.56 अपॉन में मोलिकुलर वेट 16 इंटू 2 32, ये मोल आ गया है, ठीक है। तो देखा जाए तो सबसे छोटा ही है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो क्या सॉल्व करेंगे, सबसे छोटा ये वैल्यू आ गया, तो ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। 1 मिनट, 16 सॉरी ये हमने मोल निकाला है, ठीक है, ये हमने मोल निकाला है, और ये रेशियो हमने यहाँ निकाला है, रेशियो इज इक्वल टू मोल अपॉन में स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो मोल कितना हुआ 1/24 था, अपॉन में स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना था 2, तो आंसर क्या है 0.21 आया, ठीक है। O2 का जो है उसी तरह से मोल निकाला, मोल अपॉन में स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो 0.017, ठीक है, ये आया। ये सबसे छोटा ही है ना O2, 0.017, ये लिमिटिंग रिएजेंट ये है, सबसे छोटा है, तो ठीक है। ओके, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। फिर क्या हुआ कि ये आ गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब आगे देखते हैं मोल्स ऑफ Mg लेफ्ट। तो वो O2 तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो Mg बचेगा ना, तो Mg का मोल कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ Mg लेफ्ट क्या है, इनिशियल माइनस जो कंज्यूम्ड है, इनिशियल माइनस कंज्यूम्ड, इनिशियल कितना है 1/24 माइनस कंज्यूम्ड जो कितना कंज्यूम किया है, इनिशियली था 1/24, कंज्यूम कितना हुआ, वही लिमिटिंग रीजन अप्लाई करेंगे। तो इसमें जैसे कितने आते रेशियो निकाला था हमने कि 0.017 आया था, यहाँ पे देखा था ना हमने O2 का कितना आया था 0.56 अपॉन में 32, ठीक है। ये जो लिमिटिंग रिएजेंट का रेशियो आ रखा है उसको हम कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आ रखी है 0.56 अपॉन में 32 इंटू में कोफिशिएंट इतना 2 लिखा ना, इंटू 2 सॉल्व करेंगे, हमारा पूरा आंसर कितना आएगा, सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा ये 0.16 ग्राम Mg लेफ्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि हमारा, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 20 ml SO2 reacts with O2, 20 ml SO2 reacts with O2 to form SO3, ठीक है, SO3 फॉर्म करता है। इफ़ 80 ml O2 इज रिमेनिंग आफ्टर रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन के बाद 80 ml O2 बचता है, देन फाइंड इनिशियल वॉल्यूम ऑफ O2 टेकन, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ O2 जो टेकन किया वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि 20 ml SO2 है, O2 से रिएक्ट करके SO3 बना रहा है, और जो रिमेनिंग O2 जो बता है 80 ml वो हमें उसकी वैल्यू दे रखी है रिएक्शन के बाद, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ O2 हमें बताना है। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं हम कि जैसे सॉल्यूशन क्या होगा, ये रिएक्शन है SO2 प्लस O2 विल फॉर्म SO3, ठीक है, SO2 प्लस O2 विल फॉर्म SO3,
ठीक है, और इसको बैलेंस किया हमने। फिर हमें जैसे SO2 की वैल्यू दे रखी है, कितना था 20 ml, ठीक है, और कितने रिएक्ट कर रहे हैं हमें पता नहीं है, तो हमने x मान लिया, ठीक है। अब हम इसमें स्टोइचियोमेट्री ऑफ वॉल्यूम अप्लाई करेंगे। स्टोइचियोमेट्री हमने पढ़ा था, तो क्या है कि जैसे ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है, क्यों, क्योंकि ये ख़त्म हो गया ना, रिमेनिंग O2 था, तो O2 तो नहीं होगा, ये SO2 होगा, ये 0 हो गया, ठीक है। तो जो x है, ये जैसे 2 है, 2 और ये 1, 2 मोल SO2 जो है वो 1 के उससे रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 20 ml SO2 जो है 10 ml O2 से रिएक्ट करेगा, ठीक है। x माइनस 10, x माइनस 10 इज इक्वल टू, ये रिमेनिंग कितना था 80, ठीक है। x माइनस 10 इज इक्वल टू 80, तो x कितना होगा, x इज इक्वल टू 90, ठीक है। आगे देखते हैं, x इज इक्वल टू 90 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड और 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड जो है इज ट्रीटेड विथ कंसनट्रेटेड H2SO4, 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड और 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, दोनों को हमने H2SO4 से रिएक्ट करवाया, ठीक है। देन गैसेस फॉर्म्ड आर पास्ड थ्रू KOH पैलेट, जो गैस फॉर्म हुई वो KOH पैलेट से पास करवाया। फिर क्या हुआ, देन फाइंड वेट ऑफ रिमेनिंग गैस, वेट ऑफ रिमेनिंग गैस हमें फाइंड करना है, ओके। तो कैसे होगा सॉल्यूशन देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मूला HCOOH, ठीक है। रिएक्ट करें H2SO4 से, क्या बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस। अब इसका हमने पहले मोल निकाला है, कितना दे रखा है 2.3 ग्राम, अपॉन में मोलिकुलर वेट कितना 46, तो क्या आएगा 0.05 मोल, ओके। अब ये स्टोइचियोमेट्री लगाया, तो ये जैसे 1 लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 1 है, तो इसी तरह से ये 0.05 मोल ये है, तो यहाँ पे भी ये भी कितना होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड 0.05 मोल, ठीक है। और देखा जाए तो ऑक्जेलिक एसिड COOH विथ COOH जो है H2SO4 के साथ रिएक्ट करा और क्या बनाया CO प्लस CO2, ठीक है। हमने KOH पैलेट हमने पास करवाया, तो क्या हुआ, KOH पैलेट हमने पास करवाया तो CO2 एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि रिमेनिंग गैस क्या थी CO, ठीक है। 0.05 प्लस 0.05 दोनों को हम ऐड करेंगे, जितना भी मोल रहा, तो क्या है 0.1 मोल, ठीक है। 0.1 इंटू में 28, क्या है 2.8 ग्राम, ठीक है। रिमेनिंग गैस का वेट हमें पता लग गया। आगे देखते हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला पहले समझो कि इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एन फैक्टर, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ वेट ऑफ द सब्सटेंस दैट कंबाइंस विथ आइदर 1 ग्राम H और 8 ग्राम O और 35.5 ग्राम Cl और 108 ग्राम Ag, ठीक है, सिल्वर मतलब। तो क्या होता है कि वेट ऑफ सब्सटेंस जो कि कंबाइन किससे करेगा, आइदर 1 ग्राम H से या 8 ग्राम O से या 35.5 ग्राम Cl से या फिर 108 ग्राम Ag से रिएक्ट करेगा, ठीक है। वो वेट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H का कितना दे रखा 1, इक्विवेलेंट वेट ऑफ O 8, Cl का 35.5, Ag का 108 ग्राम, ठीक है। अब जैसे एक चीज़ हमें पढ़ना होनी चाहिए, रिडॉक्स रिएक्शन का अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर पता होगा आपको, तो एन फैक्टर निकालना आना चाहिए हमें, ठीक है। अब जैसे ये है, जैसे
H2S, ठीक है। H2S में हमें जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर निकालना है हमें इसमें। जैसे H दे रखा हमें 2 ग्राम, सल्फर दे रखा तो हमें 32 ग्राम, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बताया था ऊपर, मोलिकुलर वेट अपन में एन फैक्टर। मोलिकुलर वेट कितना है उसका कि 32 अपन में एन फैक्टर कैसे निकलेगा इसका, जैसे अब मैं बता देता हूँ फिर भी। एन फैक्टर निकालते थे ना, जैसे एच का हमें पता है 1, इंटू में 2, प्लस में एक्स, ये सल्फर का हमें पता नहीं है, वो हम एक्स मान लेंगे, इज इक्वल टू 0, ठीक है। पूरा न्यूट्रल है इसलिए 0, तो एक्स कैसे निकलेगा, ये आ गया हमारा -2, ठीक है। तो -2, तो ये 2 हो गया, तो 32 अपॉन में 2, 32 अपॉन में 2 कितना हो गया 16। उसी तरह से यहाँ पे देखा जाए सल्फ़र SO2 में सल्फ़र का 32 ग्राम है, और ये वो जो है 16 टू 32 ग्राम वो दे रखा है। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ़र हमें पता करना है, तो कैसे निकालेंगे कि सल्फ़र का हमें पता नहीं है जैसे, तो हमने x मान लिया, x प्लस 2 इंटू में ऑक्सीजन कितना -2, ठीक है। और ये पूरा नेट 0 है, तो x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। तो 32 अपॉन में 4 कितना होगा 8 वैल्यू आ गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर, 8 आ गया, ओके। अब देखा जाए तो क्या होगा, एलिमेंट है जैसे एन फैक्टर वैलेंसी, एन फैक्टर मतलब वैलेंसी, ठीक है। Mg का एन फैक्टर 2, एल्यूमिनियम का एन फैक्टर 3, O2 का एन फैक्टर 2 इंटू में जो वो है, ये एलिमेंट का ऐसे निकालना है, 2 इंटू में जो उसका वैलेंसी कितना है 2, ऐसे। उसी तरह से आयंस का कैसे निकलेगा, SO4 -2 है तो एन फैक्टर 2 होगा, SNO3 माइनस है तो एन फैक्टर 1 होगा, Mg2 प्लस है तो एन फैक्टर 2 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं एसिड में एन फैक्टर, एसिड का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे कि एसिड में बेसिसिटी ऑफ एसिड हमें पता लग, जो होगा बेसिसिटी ऑफ एसिड वही होगा एसिड का एन फैक्टर, ठीक है। तो अब ये भी तरीका होता है इसका एन फैक्टर निकालने का, वो रिडॉक्स में पढ़ेंगे हम। इसका याद कर लेते हैं, H2SO4 है तो उसका एन फैक्टर होगा 2, HCl है उसका 1, HNO3 है उसका होगा 1, H3PO4 है तो उसका होगा 3, ठीक है। H3PO3 है उसका होगा एन फैक्टर 2, H3PO2 है उसका एन फैक्टर होगा 1, H3BO3 है या फिर BOH3 है उसका एन फैक्टर होगा 1, ये याद कर लीजिए। बेस है, बेस का कैसे निकालेंगे एन फैक्टर, एसिडिटी ऑफ बेस जो OH है वही हमारा क्या होता है एन फैक्टर होता है, ठीक है। उसी तरह से जैसे NaOH है, NaOH का एन फैक्टर 1 होगा, BaOH2 है उसका एन फैक्टर होगा 2, ठीक है। आगे देखते हैं एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन है तो H2SO4 का एन फैक्टर 1, NaOH का 1, क्या बना है NaHSO4। उसी तरह से H3PO4 प्लस NaOH, तो इसका H3PO4 का एन फैक्टर 2 है, NaOH का एन फैक्टर 1 है, क्या बना है Na2HPO4, और NaH2PO4 प्लस NaOH क्या बना है Na3PO4, ठीक है। एन फैक्टर कितना होगा 2 और 1, ठीक है। अब आगे देखते हैं कंपाउंड या सॉल्ट, कंपाउंड या सॉल्ट का अगर हम एन फैक्टर पढ़े तो क्या निकलेगा, कंपाउंड या सॉल्ट का एन फैक्टर है कि ये टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज,
वो होगा एन फैक्टर, ठीक है। और जैसे Na2SO4 है, उसका एन फैक्टर होगा 2। उसमें कैसे किया, ब्रेक किया, जैसे इसमें 2 ट्वाइस Na प्लस SO4 -2 चार्ज है, ठीक है। एन फैक्टर कैसे निकला, जैसे इसका 1 चार्ज है, 1 इंटू में 2 कितना होगा, 2 हो गया ना। टोटल पॉजिटिव चार्ज तो 2 हो गया, तो 2 हो गया ना इसका एन फैक्टर सॉल्ट में। उसी तरह से ये Al2SO3 थ्राइस, उसमें जैसे ब्रेक किया तो 2 3 ज़ा 6 है, तो 6 हो गया इसका। या फिर नेगेटिव करेगा 3 2 ज़ा 6 है, तो उसी तरह से वो आ गया, ठीक है, 3 2 ज़ा 6। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला पे आते हैं, मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट का भी आएगा। मॉलिक्यूलर वेट का पहले समझें कि उसमें मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और उसी तरह से मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोल अपॉन में वॉल्यूम। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल क्या होता है, मोल का उसी तरह से निकालेंगे मोलैरिटी इंटू में वॉल्यूम, ठीक है। मोल और मोलैरिटी, बस ये दो का ध्यान रखेंगे, हो जाएगा। उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट में आते हैं। इक्विवेलेंट वेट में सबसे पहले आता है इक्विवेलेंट जो है मोल जैसा ही है। जैसे मोल में क्या आता है, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, उसी तरह से इक्विवेलेंट में क्या आएगा, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। मॉलिक्यूलर वेट की जगह इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा इक्विवेलेंट के फॉर्मूले में, ठीक है। और इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, वेट को वेट का लिखा, और इक्विवेलेंट वेट का मैंने पहले बताया था क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एन फैक्टर, ठीक है। तो वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, मोल इंटू में एन फैक्टर, ठीक है। उसी तरह से नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है कि इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। इक्विवेलेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोल इंटू में एन फैक्टर अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल अपॉन में वॉल्यूम क्या बताया था कि मोलैरिटी इंटू में एन फैक्टर, ठीक है। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का एक रिलेशन बहुत अच्छा दे रखा है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू में एन फैक्टर। क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा। इक्विवेलेंट का एक और है, इक्विवेलेंट क्या होता है कि नॉर्मेलिटी इंटू में वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। नॉर्मेलिटी इंटू में वॉल्यूम इन लीटर, और मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू में वॉल्यूम, ठीक है। और क्या है कि ठीक है, तो इक्विवेलेंट में ये बताया था नॉर्मेलिटी इंटू में वॉल्यूम, ठीक है। इक्विवेलेंट और नॉर्मेलिटी का रिलेशन ही आ गया। और इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू में एन फैक्टर, मोलैरिटी इंटू में एन फैक्टर इंटू में वॉल्यूम इन लीटर। और इसको इक्विवेलेंट को ये भी बताया था वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, और मोल इंटू में एन फैक्टर, ये भी एक होता है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, एक लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या है कि जैसे ये रिएक्शन दे रखे हैं हमें, XA प्लस YB विल फॉर्म AX, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, XA प्लस YB विल फॉर्म AXBY, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ AXBY, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ AXBY, ठीक है। और AXBY जो है इक्विवेलेंट ऑफ A इक्विवेलेंट ऑफ B दोनों इक्वल रहेगा, इसमें ये बता दिया है इसमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंट ने। अब इसी के बेस पे क्वेश्चन आता है कि ए मेटल ऑक्साइड कंटेन 20% ऑक्सीजन, ठीक है। देन फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल एंड मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड कंटेन 20% ऑक्सीजन, फाइंड क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल एंड मेटल ऑक्साइड का हमें पता करना है। तो उसी तरह से इसमें आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन ये है कि मॉलिक्यूलर
जैसे मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड में आपका 80%, जैसे गिवन क्या है 20% ऑक्सीजन, ठीक है, तो 20% ऑक्सीजन है तो 80% मेटल होगा। इक्विवेलेंट वेट हमें पता नहीं है इसका निकालना, जबकि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे कि क्या बताया था, इक्विवेलेंट वेट का वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट अपॉन में एन फैक्टर, ठीक है। तो सॉरी ये इक्विवेलेंट वेट इसका, ठीक है, तो जैसे इक्विवेलेंट ये 20% वो जो है 20% है और मेटल जो है 80% है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन अगर वो होगा तो कैसे निकालेंगे कि इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर वेट अपॉन में एन फैक्टर। मोलिकुलर वेट कितना है 20 अपॉन में एन फैक्टर कितना होगा ओ का 1 है ना, तो 8 अपॉन में 1 कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। अच्छा, और आगे देखा है तो ये जैसे दे रखा है इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ओ, ये ऊपर बताते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना है, तो इक्विवेलेंस ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमने जैसे पुट किया फॉर्मूले में वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट कितना है मेटल का वेट है हमारा 80 अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन 20 अपॉन में वेट कितना रखा है ऑक्सीजन का 20 और इक्विवेलेंट वेट रखा है 8, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आया 32। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना है 32। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड कैसे निकलेगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस में इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना है कि 32 आया, ठीक है, 32 प्लस में इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन का निकाला तो फिर कितना आया था 8, दोनों को ऐड किया तो 40 आ गया, ठीक है। और प्रैक्टिस से आ गए सब, आगे देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.84 ग्राम ऑफ मेटल हाइड्राइड कंटेन 0.04 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इतना ग्राम हाइड्रोजन कंटेन करता है वो। देन फाइंड क्या करना है बाबू हमें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ठीक है। 0.84 ग्राम ऑफ मेटल हाइड्राइड में हमें 0.04 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हमें दे रखा है, हमें फाइंड क्या करना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ठीक है। तो कैसे होगा, ठीक है, क्वेश्चन में अब सॉल्व करते हैं इसको कि 0.84 ग्राम ऑफ मेटल हाइड्राइड था, ठीक है, उसमें हाइड्राइड दे रखा था 0.04 ग्राम, ठीक है, हाइड्राइड दे रखा था, और मेटल कितना होगा माइनस करेंगे तो 0.8 ग्राम ऑफ मेटल, ठीक है, यह आ गया। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे तो इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, दोनों का करेंगे इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, तो 0.8 ग्राम अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, मतलब वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, और यहाँ पे भी वेट कितना है 0.04 ग्राम हाइड्राइड अपॉन में वेट 1, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब है कि 8 ग्राम ऑफ मेटल रिएक्ट विथ किससे कर रहा है, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म y ग्राम मेटल, ठीक है, 8 ग्राम मेटल। अगला क्वेश्चन है कि 8 ग्राम मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म y ग्राम मेटल ऑक्साइड बनाया उसने, ठीक है। देन फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हमें फाइंड करना है, कैसे करेंगे, क्या था क्वेश्चन कि x ग्राम हमें मेटल दे रखा है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है, फॉर्म क्या करा उसने मेटल ऑक्साइड y ग्राम का,
ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना, तो वही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा देंगे। वाई ग्राम मेटल ऑक्साइड दे रखा है, सॉल्यूशन इसका में सॉरी क्वेश्चन में वाई ग्राम मेटल ऑक्साइड दे रखा है, ठीक है। एक्स ग्राम हमें मेटल दे रखा है, तो ऑक्सीजन कितना होगा वाई माइनस एक्स, ठीक है। उसका इक्विवेलेंट वेट हमें पता ही है, ऑक्सीजन का 8 होता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हमें मेटल निकालना है, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा देंगे। लॉ ऑफ मेटल इज इक्वल टू सॉरी इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। फिर क्या किया, वेट कितना था मेटल का एक्स अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकाला, वाई माइनस एक्स अपॉन में इक्विवेलेंट वेट 8 आ गया, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट हमने निकाला तो 8x अपॉन में y माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया है कि इक्विवेलेंट वेट कैसे सॉल्व करा, तो 8x माइनस वाई माइनस एक्स। ईजी था, आगे बढ़ते हैं। फाइंड वॉल्यूम ऑफ 0.3 मोलर CaOH2, ठीक है, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 3.15 ग्राम HNO3, ठीक है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ 0.3 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 0.15 ग्राम HNO3, ठीक है। कितना वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें रिक्वायर्ड होगा 3.15 ग्राम HNO3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए। कैसे निकालेंगे, इसमें भी वही देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HNO3 क्या बनाया, ये CaNO3 ट्वाइस, ठीक है, ये बना दिया। अब इसमें मोलैरिटी अगर हम ढूंढें तो 0.3 मोलैरिटी और ये 3.15 ग्राम हमें इसका अमाउंट दे रखा है, ठीक है। एन फैक्टर कितना होगा इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 2, HNO3 का एन फैक्टर 1। इक्विवेलेंट वेट अगर हमें निकालना हो तो इक्विवेलेंट वेट निकालना तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना ढूंढना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 63 अपॉन में एन फैक्टर 1, तो 63 आ गया, ठीक है। इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ HNO3। इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ HNO3, दोनों इक्वल है। तो इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकालेंगे तो मोलैरिटी इंटू में एन फैक्टर इंटू में वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और इक्विवेलेंट ऑफ HNO3 में क्या निकालेंगे, गिवन वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो हमें ये पता ही है कि मोलैरिटी इसकी कितनी थी 0.3 थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, और एन फैक्टर 2 था। 0.3 इंटू में 2 कितना हो गया 0.6 इंटू में V इज इक्वल टू 3.15 अपॉन में 63, तो वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम कितना आया 1/12 लीटर, ठीक है। वॉल्यूम ये हमारा आ गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0.2 ग्राम ऑफ एन एसिड जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 60 इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 100 ml 0.1 नॉर्मेलिटी बेस 0.1 नॉर्मेलिटी बेस से रिएक्ट करा, ठीक है। एसिड ने उससे बेस से रिएक्ट किया। फाइंड द बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड पता करना तो मतलब कि एन फैक्टर हमें पता करना है, ठीक है। तो हमें वैल्यू दे रखी है, अमाउंट हमें दे रखा है एसिड और बेस का, तो एन फैक्टर हमें पता करना है। जैसे एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट है, ठीक है। एसिड का हमें कितना दे रखा है 0.2 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है 60, बेस का नॉर्मेलिटी कितनी दे रखा है 0.1 नॉर्मेलिटी, और वॉल्यूम दे रखा है 100 ml इज इक्वल टू 0.1 लीटर, ठीक है। तो एन फैक्टर हमें निकालना, कैसे निकालेंगे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे। इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ठीक है।
मोल इंटू में एन फैक्टर, मोल इंटू में एन फैक्टर इज इक्वल टू में नॉर्मेलिटी इंटू में वॉल्यूम। मोल कैसे होगा 0.2 अपॉन में 60 एन फैक्टर। सॉल्व करेंगे तो हमारा एन फैक्टर कितना आ गया 3। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH required to convert 12 ग्राम NaH2PO4 into Na3PO4। ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड होगा टू कन्वर्ट 12 ग्राम NaH2PO4 इंटू Na3PO4 में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे वो दे रखा है NaH2PO4 प्लस NaOH रिएक्ट करा तो क्या बना है उसने Na3PO4 बना है। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू दे रखे 12 ग्राम। ठीक है, एन फैक्टर में इसका 2 है पता है। NaOH उसका हमें दे रखा 0.1 मोलर। ठीक है, नॉर्मेलिटी कितनी होगी इसकी, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बताया था मोलैरिटी इंटू में एन फैक्टर। एन फैक्टर इसका 1 है तो 0.1 नॉर्मेलिटी। ठीक है, वॉल्यूम हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे। तो इक्विवेलेंट ऑफ NaH2PO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ NaH2PO4 जो है मतलब क्या है, गिवन वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू में वॉल्यूम इन लीटर। तो इक्विवेलेंट वेट हमने ऊपर निकाला था कितना, इसका पूरा मॉलिक्यूलर वेट है 120 अपॉन में 2 तो 60 आ गया इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो क्या हुआ 12 अपॉन में 60 इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी 0.1 इंटू में वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम कितना आ गया 2 लीटर। ठीक है, सॉल्व करके आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.6 ग्राम ऑफ अ मेटल। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट वेट है 12, रिएक्ट विथ एन एसिड एंड डिस्प्लेसेस H2, देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ H2 डिस्प्लेस्ड एट STP। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.6 ग्राम मेटल जो है रिएक्ट किससे किया, एसिड से रिएक्ट करा और उसने H2 डिस्प्लेस किया। तो फाइंड करना है कितना वॉल्यूम ऑफ H2 डिस्प्लेस्ड एट STP। ठीक है, मेटल प्लस एसिड क्या बनाया, सॉल्ट प्लस H2, सॉल्ट प्लस H2 बनाया। ठीक है, मेटल का वेट कितना है 0.6 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट दे रखा है 12। ठीक है, मेटल का, और H2 है, H2 का वॉल्यूम हमें नहीं पता, मोल हमें नहीं पता, एन फैक्टर्स का 2 है। ठीक है, हमें वॉल्यूम ऑफ H2 निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दो इसमें भी कि इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2। इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कैसे निकलेगा, गिवन वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोल इंटू में एन फैक्टर। ठीक है, तो अप्लाई किया तो वेट कितना है 0.6 ग्राम अपॉन में इक्विवेलेंट वेट कितना है 12 इज इक्वल टू मोल इंटू में एन फैक्टर कितना है 2। मोल कितना आ गया, ये आ गया हमारा। ठीक है, और हमें उससे हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा कि दिस इंटू में 22.4 लीटर है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। ठीक है, वॉल्यूम हमारा आ गया। अब अगला एक टॉपिक है मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने का मेथड क्या है कि पहला बाय यूजिंग मोल, मोल के उससे हम कैसे निकालेंगे, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP NTP अपॉन में 22.4 लीटर। ठीक है, इज इक्वल टू PV अपॉन में RT। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर वेट होगा इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला ये। अब
डुलोंग एंड पैटिट रूल, डुलोंग एंड पैटिट रूल में क्या है कि एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट अप्रॉक्स हमें कितना दे रखा है 6.4 अपॉन में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है 6.4 अपॉन में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और एटॉमिक वेट एग्जैक्ट निकालना तो कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट इनटू में एन फैक्टर, एन फैक्टर 1 2 3 4 जो सब है, ठीक है। अगला क्या आता है, बाय वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड, ठीक है। वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड में NaCl, MgCl2, AlCl3, CCl4, ठीक है, ये सब वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड। MgClX इसका डिसोशिएट हुआ तो आयंस में जैसे M की वैल्यू जो है प्लस x है, Cl है माइनस है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे कि एटॉमिक वेट अपॉन में x, एटॉमिक वेट अपॉन में x, ठीक है, एटॉमिक वेट अपॉन में x है। तो मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो कैसे निकालेंगे, हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट जो होता है एटॉमिक वेट ऑफ मेटल प्लस जो क्लोराइड का वो है जितना वो है कि 35.5 इंटू एक्स, ठीक है। उसी तरह से इसी को हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को 2VD 2 इंटू में वेपर डेंसिटी, और एटॉमिक वेट को हम लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट इंटू में x प्लस 35.5 x, ठीक है। x जो होता है क्या होता है, वैलेंसी ऑफ मेटल, वैलेंसी ऑफ मेटल होता है x, ठीक है। और एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट को लिख सकते हैं ना हम कि इक्विवेलेंट वेट इंटू में x, ठीक है। अब आगे आता है टॉपिक आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस क्या होता है कि कंपाउंड हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, कंपाउंड हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, उसे क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फस, ठीक है। MgSO4 जितने सारे एग्जांपल है, MgSO4.7 H2O, FeSO4.7 H2O, ये सारे आइसोमॉर्फस हैं कंपाउंड, ठीक है। अब एक नोट आता है, नोट क्या है, एलिमेंट विच फॉर्म्स आइसोमॉर्फस हैव सेम वैलेंसी, ठीक है। एलिमेंट विच फॉर्म आइसोमॉर्फस बनाते हैं उनकी सेम वैलेंसी होती है, ठीक है। गामा, गामा को हम कैसे लिख सकते हैं कि Cp अपॉन में Cv, ठीक है, Cp अपॉन में Cv, गामा जो होता है वो 5/3 मतलब 1.66 जो होता है किसका होता है, मोनो एटॉमिक का होता है, ठीक है। गामा जो होता है 7/5 किसका होता है, 1.4 डाई एटॉमिक का होता है। गामा 7/5 1.4 किसका होगा, डाई एटॉमिक का, और 5/3 1.66 मोनो एटॉमिक का होगा, ठीक है, ये याद रखना। अब क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है, आ मेटल उसका इक्विवेलेंट वेट 9 है, फॉर्म क्लोराइड हुज वेपर डेंसिटी इज 66.75, ठीक है। देन फाइंड एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल हमें फाइंड करना है, वेपर डेंसिटी दे रखी है, मेटल का इक्विवेलेंट वेट दे रखा है, तो ठीक है। तो एटॉमिक वेट हमें फाइंड करना था, तो MClX, तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हमने बताया था कि 2VD इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इंटू x प्लस 35.5x, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी हमें दे रखी थी 2 इंटू में 66.75 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट हमें दे रखा था 9 इंटू में x हमें पता नहीं है, 35.5 इंटू x हमें पता लगाना है, तो x कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है, x 3 आ गया।
तो एटॉमिक वेट हमें कैसे निकालना होगा, एटॉमिक वेट का बताया था मैंने, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इंटू में एक्स, इक्विवेलेंट वेट इंटू में एक्स, ठीक है। तो 9 इंटू में 3 इज इक्वल टू 27। अब अगला क्वेश्चन क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल जिसका इक्विवेलेंट वेट है 48, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल कितना इज 0.064 कार्ल पर ग्राम पर केल्विन है, ठीक है। देन फाइंड एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे कि भाई एटॉमिक वेट अप्रॉक्स में अगर है, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल हमें पता करना है, अप्रॉक्स में एटॉमिक वेट अप्रॉक्स में अगर फाइंड करना है तो इज इक्वल टू 6.4 अपॉन में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, 6.4 अपॉन में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है 0.064 इज इक्वल टू 100। आगे हमारा अगर एग्जैक्ट निकालना तो एटॉमिक वेट एग्जैक्ट कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट वेट इंटू में एन फैक्टर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट कितना 48 इंटू में एन फैक्टर कितना था 1 2 3 4 जो भी है, मतलब कितना होगा इसका इक्विवेलेंट वेट 2 लेके चले तो 96 हमारा आंसर आ गया, ठीक है एग्जैक्ट, जो कि उसके अप्रॉक्स आना चाहिए ना। इस हमें इक्विवेलेंट वेट तो पता नहीं है, तो 100 के अप्रॉक्स किस से आएगा 2 से आएगा, तो 2 ही उसका वो है, ठीक है। 96 इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं ईश्वर की। मेटल क्लोराइड इज isomorphous with MgCl2 and 0.65 gram of metal displaces 1.08 gram Ag forms AgNO3, find atomic weight of metal, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि metal chloride is isomorphous with MgCl2 isomorphous है, ठीक है, and 0.65 ग्राम ऑफ मेटल डिस्प्लेस्ड दिस, ठीक है। फाइंड एटॉमिक वेट ऑफ मेटल हमें निकालना है, वही ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, जैसे आइसोमॉर्फस विथ MgCl2 है तो MgCl2 का एन फैक्टर कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो उसी तरह से रिएक्शन कैसे होता है, मेटल प्लस AgNO3 विल फॉर्म MnO3 प्लस Ag, ठीक है। मेटल का जो वेट है वो कितना होगा 0.65 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट हमें पता नहीं है, Ag है, Ag का हमें वेट दे रखा है 1.08 ग्राम, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 108 है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Ag, दोनों इक्वल है। तो इक्विवेलेंट ऑफ मेटल हमें निकालना हो, कैसे निकाल लेंगे इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कि मैंने बताया था वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट कितना है 0.65 ग्राम इक्विवेलेंट का वेट है, सॉरी इसका वेट है मेटल का, अपॉन में इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ Ag कितना दे रखा था 1.08 ग्राम, अपॉन में जो उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है उसका इक्विवेलेंट वेट है Ag का 108, तो कैलकुलेट करा तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 65 और एन फैक्टर 2, लेकिन हमें मौलिक एटॉमिक वेट फाइंड करना था। एटॉमिक वेट कैसे फाइंड करेंगे, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल मैंने बताया था क्या होता है, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इंटू में एन फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट इंटू में एन फैक्टर, तो इक्विवेलेंट वेट जो होगा कितना आ गया, इक्विवेलेंट वेट जो हो गया वो है 65 आया, 65 इंटू में 2 तो 130, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन विक्टर मेयर मेथड 2 ग्राम ऑफ वोलेटाइल लिक्विड प्रोड्यूस 56 ml वेपर एट STP,
ठीक है। 2 ग्राम वोलेटाइल लिक्विड ने 56 ml वेपर प्रोड्यूस किया, ठीक है। फाइंड मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे कि जैसे 2 ग्राम वोलेटाइल लिक्विड है, उसने बनाया 56 ml वेपर बनाया, ठीक है। तो मोल निकाला तो गिवन वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट, और वेपर का अगर मोल निकाला तो इतना ml अपॉन में 22.4 है, ठीक है। तो मोलिकुलर वेट हमारा आ गया 800। कितना आया? 800 आया। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि 8 mg ऑफ अ गैस, 8 mg ऑफ अ गैस है, उसका हमें गामा दे रखा है 1.4। तो 1.4 दे रखा है, कंबाइंस विथ 1.5 इंटू 10⁻20 मोल्स से कंबाइन करता है, ठीक है। ये गैस 8 mg गैस जो है वो 1.5 इंटू 10⁻20 मोलिक्यूल से रिएक्ट करता है। तो फाइंड एटॉमिक वेट ऑफ दैट गैस, एटॉमिक वेट ऑफ दैट गैस हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे कि गामा दे रखा है 1.4, जो गामा 1.4 दे रखा है तो मतलब कि डायटोमिक है, ये डायटोमिक है। तो 8 mg ये जो है गैस रिएक्ट जो करती है 1.5 इंटू 10⁻20 मोल से मोलिक्यूल से रिएक्ट करता है। तो पहले दोनों का मोल निकालो, 8 इंटू 10⁻³ अपॉन में मोलिकुलर वेट, जो कि हमें पता नहीं है, और इसको मोल है, मोलिक्यूल है 1.5 इंटू 10⁻20 अपॉन में एवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23 से वो करेंगे। तो मोलिकुलर वेट हमारा कितना आएगा? मोलिकुलर वेट हमारा आएगा 32, और ये डायटोमिक है तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक वेट, सॉरी डिवाइड करेंगे एटॉमिक वेट। कैसे निकालेंगे कि 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब लास्ट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि छोटा मोटा टॉपिक है, ऐसे ही पूछ देता है। क्या है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगला है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसमें क्या है, जैसे CO2 है, इसमें रेशियो देखिए 12 है, और ये 16 या 32, 12:32 मतलब 3:8 फिक्स्ड फॉर CO2 के लिए हमेशा लॉ ऑफ ये फिक्स ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ये CO है और CO2 है, कार्बन ऑक्सीजन, इसमें रेशियो जो है आपका देखा जाए तो निकाले को वैसे। अगला देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इफ 2 रिएक्टेंट कंबाइंस टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, देन fixed mass of one element which combines different of another element will be in simple ratio, ठीक है, will be in simple ratio, ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं लॉ ऑफ गैस वॉल्यूम कि जैसे H2 और Cl2 रिएक्ट करा, क्या बनाया? HCl बनाया, H2 1 लीटर है, Cl2 1 लीटर है, और ये 2 लीटर बन रहा है 1:1:2। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, एवोगाड्रो नंबर VPT, ये वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर तीनों सेम, तो ये तीनों सेम रहेगा तो मोल भी सेम और मॉलिक्यूल भी सेम, ठीक है। ये अगला टॉपिक जो है ये हम उसमें भी पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में, क्लास 12 की। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में क्या होता है कि A एंड B गैसेस हैं, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A क्या निकलेंगे? NaRT अपॉन में V, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ A XA इंटू में टोटल P, मतलब P टोटल, ठीक है। और उस तरह से B का कैसे निकलेगा? B का भी जैसे दे रखा है PB दे रखा है NbRT अपॉन में V, और PB कैसे निकलेगा? XB, मतलब ये ना याद कर लो बस, क्योंकि ये 12th में पढ़ोगे आप,
ये इस चैप्टर में नहीं है। एक्स बी इंटू में पी टोटल और दोनों को सम करेंगे तो पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी टोटल और एक्स ए अपॉन में सॉरी एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बस ऐसे ही पढ़ लो, ये 12th में पढ़ोगे। ठीक है, चैप्टर ख़त्म हो गया। प्लीज़ अच्छे से आप पढ़िएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।